नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हम लोग दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग सुनने जा रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा इनका दूसरा कहानी संग्रह घुसपैठिए का शीर्षक कहानी घुसपैठिए। मित्रों, इनकी कहानियों की अंतर्वस्तु में त्रासदी, दुखों से उपजी सामाजिक संवेदनाएं हैं, जिन्हें शब्द दर शब्द गहरे अवसादों के साथ यंत्रणा से गुजरते हुए लिखा गया है। और यह कहानियाँ लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों को भी व्यक्त करती हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के इस संग्रह की तमाम कहानियाँ दलित संदर्भों से जुड़ी हुई हैं। व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश, कथा विन्यास के अनुरूप तर्क और विचार, अनुभवजन्य ये कहानियाँ दलितों के सुख दुख, उनकी मुखरता और संघर्ष की कहानियाँ हैं। वस्तुगत यथार्थ की संगति में जिस रचनात्मक कौशल के साथ इन कहानियों को ओम प्रकाश वाल्मीकि इन बिंदुओं तक लाए हैं, वह उनके कहानीकार होने की ताकत का साक्ष्य है। इन कहानियों में दलित और स्त्री पीड़ा की समस्याएं मिलकर एक हो गई हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी में विवश आंतरिक घृणा का यह विस्फोट सृजनात्मक ऊर्जा का स्रोत है। ये कहानियाँ केवल दलित लेखन के दायरे में ही नहीं आती, बल्कि उनमें रचना सामर्थ्य और उनकी सोच के जो पहलू हैं, वे उन्हें हिंदी की यथार्थ कहानी परंपरा के प्रसिद्ध कहानीकार सिद्ध करते हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं उनकी एक प्रसिद्ध कहानी घुसपैठिए। मेडिकल कॉलेज के छात्र सुभाष सोनकर की खबर से शहर की दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अखबारों में इसे आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया। एक ही साल में यह दूसरी मौत थी। मेडिकल कॉलेज में फाइनल वर्ष की सुजाता की मौत को भी आत्महत्या का केस कहकर रफा दफा कर दिया गया था। किसी ने भी आत्महत्या के कारणों को जानने की कोशिश नहीं की। लगता था जैसे इस शहर की संवेदनाओं को लकवा मार गया है। दो हत्याओं के बाद भी यह शहर गूंगा ही बना है। राकेश के दफ्तर पहुंचते ही फ़ोन की घंटी बजी। रमेश चौधरी का फ़ोन था। उसे कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, राकेश साहब, सुभाष सोनकर बलि चढ़ गया है। क्या? राकेश ने लगभग चीखते हुए पूछा। और अभी कितनी हत्याएं होंगी राकेश साहब? रमेश ने अपनी बात जारी रखी। आखिर सोनकर का क्या अपराध था? सिर्फ इतना ही ना कि उसके माँ बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। रमेश चौधरी का एक एक शब्द गहरी वेदना से बाहर आ रहा था। राकेश काठ की तरह जड़ हो गया। रमेश चौधरी की भर्राई आवाज़ जैसे हजारों मील दूर से आ रही थी। वह ठीक से सुन नहीं पा रहा था। सोनकर की मौत का राकेश को विश्वास नहीं हो रहा था। राकेश को लग रहा था जैसे रमेश चौधरी किसी गहरी खाई में खड़ा है, जहाँ से प्रतिध्वनित होकर आ रही आवाज़ धीमी हो गई है, जिसे सुन पाना राकेश को कठिन महसूस हो रहा है। सुभाष सोनकर का उदास चेहरा राकेश की आंखों के सामने बार बार आ रहा था। फ़ोन उसके हाथ से फिसलने लगा। उसकी स्मृति में वह दिन दस्तक देने लगा जब रमेश चौधरी सुभाष सोनकर को उसके मित्रों के साथ लाया था। उस रोज़ वह दफ्तर से आते ही अखबार लेकर बैठ गया। रसोई में इंदु की खटर पटर चल रही थी। बच्चे दूसरे कमरे में अपना होमवर्क कर रहे थे। घर का वातावरण शांत था, लेकिन दफ्तर से आते ही अखबार से चिपक जाना इंदु को चिढ़ाने के लिए काफ़ी था। उसने व्यंग से पूछा, कहीं जाना है क्या? नहीं, क्यों? राकेश हड़बड़ा गया। कपड़े नहीं बदले? इंदु ने शंका जाहिर की। राकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल वह कुछ बेचैन था। दफ्तर में रमेश चौधरी का फ़ोन आया था। कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था। रमेश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अक्सर किसी न किसी बहाने वह राकेश के पास आते ही रहते हैं। जब भी वह आते हैं राकेश अव्यवस्थित हो जाता है। उससे जितना बचने का प्रयास करो उतना ही वह पीछे पड़ जाता है। अंदाज कुछ ऐसा था कि सामने वाला व्यक्ति सहज नहीं रह पाता। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम लोगों को सिर्फ बड़े बड़े प्रमोशन चाहिए, वो भी आरक्षण के भरोसे। बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी कोटे से ही चाहिए। लेकिन इस कोटे को बचाए रखने के लिए जब कुछ करने की नौबत आती है तो तुम लोगों को ज़रूरी काम निकल आते हैं, या फिर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती। तब रमेश चौधरी ही बनेगा बलि का बकरा। गालियां भी वही खाएगा। देखो साहब, अगर भीड़ का हिस्सा बनने में आप लोगों को कोई खतरा है तो ऐसी संस्थाओं को चंदा जो तुम्हारे हित में काम करेंगे। तुम लोग इसी तरह उदासीन बने रहे तो एक दिन दूर नहीं जब आरक्षण को ये लोग हजम कर जाएंगे। बाबा साहब नहीं है तो नहीं सही, और बाबा साहब के नुमाइंदे बनने का जो आप ढोंग कर रहे हैं वो भी संसद में पहुँचते ही गीदड़ बनकर उनकी गोद में बैठ जाते हैं।
ऐसे संवादों से राकेश आए बाएं देखने लगता था, और यदि वार्तालाप घर में चल रहा हो तो इंदु को लगता जैसे पड़ोसी कान लगाकर सुन रहे हैं। इस वार्तालाप से इंदु ऐसी उखड़ती कि कई कई दिन तक घर में गोलीबारी चलती रहती। ऐसे में राकेश एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके आत्मसमर्पण कर देता। इंदु घुमा फिरा कर यही कहती, तुम चाहे जितने ही बड़े अफसर बन जाओ, मेल जोल इन लोगों से ही रखोगे जिन्हें यह तमीज़ नहीं है कि सोफे पर बैठा कैसे जाता है। तुम्हें इनसे यारी दोस्ती करना है तो घर से बाहर ही रखो। आस पड़ोस में जो बहुत इज्जत है थोड़ी बहुत, उसे भी क्यों खत्म करने पर तुले हो। गले में ढोल बांध कर मत घूमो। यह जो सरनेम लगा रखा है यही क्या कम है। इतनी बार कहा है कि इसे बदल कर कुछ अच्छा सा सरनेम लगाओ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें कितना सहन करना पड़ता है। कल पिंकी की सहेली कह रही थी कि रैदास तो जूते बनाता है, तुम लोग भी जूते बनाते हो। पिंकी रोते हुए घर आई। मेरा तो जी करता है बच्चे को लेकर कहीं चली जाऊं। इंदु की यह तानाकसी राकेश को बौना बना देती। वह खुद अपराध से भर जाता। दरवाजे की घंटी बजने से उसकी विचार तंद्रा टूटी। उसे दरवाज़ा खोला रमेश चौधरी ही था। उसके साथ 4 युवा और थे। वे सब अंदर आकर इधर उधर पसर गए। राकेश उन्हें गौर से देख रहा था। सभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उदास चेहरों पर भय की परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। वे सभी चुप थे। सभी अपने अपने खोल में सिमटे हुए थे। खोल से बाहर आने की छटपटाहट उनके चेहरों से ज़्यादा उनकी आंखों में थी। रमेश चौधरी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, राकेश साहब, यह है अमरदीप, ये विकास चौधरी, ये नितिन मेश्राम और ये सुभाष सोनकर। ये सभी मेडिकल के छात्र हैं। अमरदीप और नितिन मेश्राम फाइनल वर्ष में हैं और ये दोनों प्रथम वर्ष में हैं। आपसे मिलना चाहते थे। हाँ ज़रूर, राकेश ने सहज भाव से कहा। अमरदीप ने हिचकते हुए कहा, सर हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अमरदीप पल भर के लिए रुका, खुद को व्यवस्थित करते हुए बोला, मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं उनमें हमारे लिए पढ़ाई जारी रखना प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ये साल हमने जिन यातनाओं से गुजारे हैं वह हम ही जानते हैं। कई बार तो लगता था पढ़ाई छोड़कर वापस लौट जाएं, लेकिन माँ बाप की उम्मीदों का रास्ता देखना हमें मजबूर कर देती थी। उन सब यातनाओं के साथ पढ़ाई जारी रखना बहुत तकलीफ़देह है। एक रोज़ तो मैं आत्महत्या तक करने के लिए सोच रहा था। निराशा और हताशा से लबरेज अमरदीप शब्दों ने सांझ के झुलके को और अधिक गहरा कर दिया। गमगीन माहौल हो गया। राकेश के हृदय में जैसे कंपन बढ़ गए। अपने ही अंतर्मन की हिलोरों पर तैरता अमरदीप बोला, कल पूरा हॉस्टल के एक कमरे में विकास चौधरी और सुभाष सोनकर दरवाज़ा बंद करके पीटा गया। क्यों, क्या रैगिंग चल रही थी? राकेश ने हैरानी से पूछा। रैगिंग होती तो फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के साथ यह सलूक होता, लेकिन वहाँ तो सिर्फ इन दोनों को ही पीटा गया। अमरदीप ने जोर देकर कहा। दलित छात्रों को अलग करके अपमानित करना तो रोज का किस्सा है। प्रवेश परीक्षा में प्रतिशत अंक पूछकर थप्पड़ या घूंसों से प्रहार होता है। जरा सा भी विरोध करो तो और मार पड़ती है। यहाँ 2-4 दिन नहीं, सालों से यही चल रहा है। और यह पिटाई कॉलेज या छात्रावास तक ही सीमित नहीं है। शहर से कॉलेज तक जाने वाली बस में भी पिटाई होती है। एक सीनियर चलती बस में चिल्लाकर कहता है, इस बस में भी जो चमार स्टूडेंट हैं वो खड़े हो जाएं। फिर उसे धकियाकर पिछली सीटों पर ले जाया जाता है, जहाँ पहले से ही बैठे सीनियर लात और घूंसों से उसका स्वागत करते हैं। यह तो सरासर जुल्म है, राकेश ने उत्तेजित होते हुए कहा। अमरदीप राकेश की ओर देख बोला, अभी कुछ दिन पहले ही बस में फाइनल के प्रणव मिश्रा ने चिल्लाकर आवाज़ लगाई तो उस बस में सुभाष सोनकर था, जो प्रणव की आवाज़ पर चुपचाप बैठा रहा। सोनकर के पास जो छात्र था उसने इशारे से बताया कि सोनकर यहाँ बैठा है। प्रणव मिश्रा अपनी अवहेलना पर तिलमिला गया। सोनकर के बाल पकड़कर खींचे। क्यों बे चमारटे, सुनाई नहीं पड़ा हमने क्या कहा? सोनकर अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बोला, मैं चमार नहीं हूँ। बालों की पकड़ मजबूत थी। सोनकर कराह उठा। प्रणव मिश्रा का झन्नाटेदार थप्पड़ सोनकर के गाल पर पड़ा। चमार हो या सोनकर, ब्राह्मण तो नहीं हो तो सिर्फ कोटे वाले, बस इतना ही काफ़ी है। प्रणव मिश्रा ने सोनकर को लात घूंसों से अधमरा कर दिया। बाबा साहब के नाम पर गालियां दी जा रही थी। प्रणव मिश्रा के शौर्य पर उसे शाबाशियां मिल रही थी। राकेश ने सोनकर की ओर देखा। वह अपराधी किसी मुद्रा में सर झुकाए बैठा था। सोनकर के चेहरे पर चोट के निशान और गहरे हो गए। रमेश चौधरी भी खामोश था, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां कसी हुई थी। चेहरे का रंग बदल रहा था। रसोई में इंदु की खटर पटर और तेज हो गई। इंदु के खखारने के स्वर राकेश के लिए यह संकेत थे कि अजी इन पचड़ों में ना पड़ो। रसोई के कामकाज के दौरान भी इंदु के कान इन लोगों की बातों पर ही लगे रहे थे। इंदु का जो नज़रिया था
वह सामाजिक प्रताड़ना का प्रतिफल था। वह एक सहज जीवन जीना चाहती थी और आसपास के लोगों उनके बारे में ना जान पाए कि वे कौन है, यह उसे सबसे सुरक्षित लगता था। लेकिन राकेश उनकी व्यथा कथा से विचलित हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि वे सब किसी घने बियाबान जंगल में फंस गए हैं। इंदु रसोई से निकल बेडरूम की ओर चली गई, जहां बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। कुछ ही क्षण के बाद राकेश का 8 वर्षीय पुत्र बाहर आया। आदेशात्मक लहजे में राकेश से बोला, पापा मेरा होमवर्क करवाओ। हाँ बेटे, बस अभी कराते हैं, 10 मिनट। जरा रमेश अंकल से बात कर लें, तब तक तुम अपनी ड्राइंग बना लो। रमेश ने उसे फुसलाकर वापस भेजना चाहा। राकेश इंदु का इशारा समझ रहा था। इन्हें जल्दी भगाओ, इन झंझटों से अपने आप को दूर रखो। राकेश कुछ अटपटास आ गया। रमेश चौधरी ने भी इशारा समझ लिया। वह सहज बने रहना चाहता था। उसने राकेश से धीरे से कहा, साहब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस इन लड़कों को कोई रास्ता सुझाइए। डॉक्टर तो इन्हें बनना ही है। नितिन मेश्राम अभी तक चुप था। राकेश को गहरी सोच में डूबा देखकर बोला, हॉस्टल नंबर 1 में कमरा अलॉट हो जाने के बाद भी सभी दलित छात्र उसमें घुसने तक नहीं पाते हैं। घूम फिर कर नंबर 2 में ही दलित छात्रों को रखा जाता है। यही हाल गर्ल हॉस्टल का भी है। वहाँ भी सभी दलित लड़कियाँ एक ही हॉस्टल में रहती हैं। नितिन मेश्राम मुखर हो उठा। इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में भी भेदभाव बढ़ता जाता है। प्रणव मिश्रा मेरे ही बैच में है, न क्लासेस अटेंड करता है न कभी प्रैक्टिकल, फिर भी त्रिवेदी सर उसे सबसे ज़्यादा अंक देते हैं। राकेश की स्मृतियों में अतीत दस्तक देने लगा। जब वह पहली बार हॉस्टल गया था, जो रूम उसे अलॉट हुआ था उसमें एक छात्र पहले से ही था जिसने उसे अपने कमरे में घुसने नहीं दिया। उसने साफ मना कर दिया कि वह किसी भी भंगी चमार के साथ अपना रूम नहीं शेयर करेगा। जब उसने हॉस्टल के वार्डन से शिकायत की तो उसने उसकी जाति पूछी और उसे एक दलित छात्र के साथ रख दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अपनी औकात में रहो वरना बाहर निकाल दूंगा। रमेश चौधरी ने राकेश की सोच को झटका दिया। साहब आप ही बताइए क्या किया जाए। तुम लोग डीन से मिले हो? राकेश ने सवाल किया। जी मिले थे। उन्होंने कहा, आरक्षण से आए हो तो थोड़ा बहुत सहना ही पड़ेगा। सवर्ण छात्रों की जातियों को वो अनुचित नहीं मानते, क्योंकि नाइंसाफी के खिलाफ ये प्रतिक्रिया है। आरक्षण का विरोध से उपजा आक्रोश। नितिन ने वितृष्णा भरकर कहा। डीन नहीं, प्रोफेसर भी इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और प्रणव मिश्रा जैसे छात्रों को सह देते हैं। सुभाष सुनकर अपने भीतर उठ रहे गुस्से को दबाकर बोला, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी, जिसे लेकर पुलिस थाने गया रपट लिखाने। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और कहा, यह तुम लोगों का अंदरूनी मामला है, पुलिस को क्यों घसीटते हो? आप ही बताइए आखिर हम कहाँ जाएं? रमेश चौधरी ने अखबारों को भी रपट भेजी जिसमें दलित छात्रों के उत्पीड़न को मुद्दा बनाया गया, लेकिन अखबारों ने इसे रैगिंग कहकर छापा। दलित छात्रों के साथ होने वाली ज्यादतियों का कहीं जिक्र नहीं। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भगवती उपाध्याय से मिलने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। डीन का कहना था, आरक्षण से मेडिकल का स्तर गिर रहा है। राकेश ने उन्हें टोकते हुए कहा, डॉक्टर साहब हम यहाँ आरक्षण के पक्ष या विपक्ष पर चर्चा करने नहीं, दलित छात्रों की समस्याएं लेकर आए हैं। डीन उनकी कोई बात सुने बगैर आरक्षण से होने वाले नुकसान पर ही बोल रहे थे। राकेश बहस से बचना चाह रहा था। डॉक्टर साहब आरक्षण पर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे, अभी तो उन हालातों का कोई समाधान निकालिए जिनकी हमने चर्चा की है। देखिए, छोटी मोटी समस्याओं को इतना तूल मत दें। दलित उत्पीड़न जैसा मेरे कॉलेज में कुछ नहीं है। मैं इन वाहियात चीज़ों को नहीं मानता। हमारे घर में तो भंगिन को भी अम्मा कहा जाता है। डीन जैसे अपने आप से ही बात कर बाहर निकल रहे थे। राकेश और रमेश चौधरी बौखला उठे। दलित छात्रों का मेडिकल में आना डीन की दृष्टि में घुसपैठ थी। रमेश ने स्वयं को बहुत मुश्किल से काबू में रखा, शायद राकेश के कारण। कई दिन वे लोग अनेक गणमान्य लोगों से मिले, लेकिन सभी जगह उन्हें निराशा हाथ लगी। अनेक दलित अधिकारियों के पास भी गए। उनका रवैया भी निराशाजनक था। वे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उनका कहना था, मामले को उठाने से दलित छात्रों को ही नुकसान होगा, इसलिए चुप रहा जाए। 10-15 दिन के अथक प्रयासों के बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं पैदा हुई और वे लोग असफल रहे। राकेश, अब तो अपने खुद ही देख लिया, मैं इन लोगों क्यों क्यों कड़वी बातें कहता हूँ। राकेश भी अधिकारी था, लेकिन वह छात्रों की मदद करना चाहता था, सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर। रमेश ने जुलूस निकालने की योजना बना ली। तारीख भी तय हो गई, लेकिन अचानक सुभाष सोनकर की आत्महत्या ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचा था रमेश चौधरी को। इस खबर से वह गुस्से से विफर पड़ा। राकेश को जब सोनकर की आत्महत्या का समाचार दिया गया, उस वक्त आपे से वह बाहर था।
सोनकर को पहली ही परीक्षा में फेल कर दिया गया था क्योंकि उसने प्रणव मिश्रा के खिलाफ पुलिस में नामजद रिपोर्ट लिखाने का दुस्साहस किया। डीन और अन्य प्रोफेसरों तक शिकायत पहुंचाने की हिमाकत की। वह यह भूल कर कि वह इस चक्रव्यूह में अकेला फंसा है जहां से बाहर आने के लिए उसे कौरवों की कई अक्षौहिणी सेना और महारथियों से टकराना पड़ेगा। परीक्षा फल का व्यूह भेद सोनकर बाहर नहीं आ पाया। कई महारथियों ने निहत्थे सोनकर की हत्या कर दी, जिसे आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया। रमेश चौधरी से फोन पर यह समाचार पाकर राकेश भी गहरे अवसाद से भर गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना कुशाग्र बुद्धि छात्र सोनकर आत्महत्या कर सकता है। फोन पर रमेश की आक्रोशित आवाज़ सुनकर राकेश की उलझनें और ज़्यादा बढ़ गई। उसने कांपते हाथों में थमा फोन भी थरथरा कर रख दिया। बहुत मुश्किल से राकेश फोन क्रेडिल पर रख पाया। राकेश ने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, फिर भी उसे लग रहा था जैसे उसका हृदय डूब रहा है। वह धम्म से कुर्सी पर बैठ गया। उसके मुंह से अस्फुट स्वर निकले, सोनकर, यह तुमने क्या किया? राकेश का मन बुरी तरह उचट गया। दफ्तर के काम में भी मन नहीं लग रहा था। वह दफ्तर से उठकर जाने ही वाला था कि फोन की घंटी बजी। रमेश चौधरी का फोन था। धीर गंभीर आवाज में बोल रहा था, राकेश साहब, कल पोस्टमार्टम के बाद सोनकर की लाश का अंतिम संस्कार मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर होगा। आप में साहस हो तो पहुंच जाना। रमेश चौधरी के शब्दों में छिपी आंच को उसने महसूस किया। वह अभी तक सोनकर की मौत के सदमे से नहीं उबर पाया था। रमेश चौधरी के इस फैसले ने उसे पसोपेश में डाल दिया। सोनकर का चेहरा बार बार उनकी आंखों में उतर रहा था। राकेश अपनी भीतर उठने वाली बेचैनी को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही तीव्रता से वह बढ़ती जा रही थी। वह फिर से कुर्सी पर बैठ गया। सोनकर का चेहरा उसे उद्वेलित कर रहा था। सोनकर की जद्दोजहद राकेश की अपनी पीड़ा बन गई। उसने एक गहरी सांस ली और झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने तय किया कि वह सोनकर की अंतिम यात्रा में जरूर शामिल होगा और उसे कंधा भी देगा। तो इस तरह आपने सुनी दलित कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक मार्मिक और हृदय स्पर्शनी कहानी, जिसको सुनकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।